तो मिस सीमा, क्या कह रही थी तुम? मैंने मोहिनी देवी के साथ गलत किया है। गलत तो अब तुम्हारे साथ होगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई बड़ी। लव, ये तुम क्या कर रहे हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लव मुस्कुराते हुए कहने लगा। देखो सीमा, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन सीमा, तुम जानती हो क्या तुम कौन हो? तुम इस मोहिनी देवी की लड़की हो। क्या? हाँ सीमा, हाँ, ये बात मैं पहले से ही जानता था। ये जो कंगन तुम अपने साथ ले गई थी ना, तभी से मैंने तुम पर गहरी नजर रखना शुरू कर दिया था। तुम ही मोहिनी देवी की वारिस निकली। मोहिनी देवी की सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी के नाम है। और जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड परिधि से फेसबुक पर दोस्ती कर ली और तुम्हें यहाँ बुलाया। और मैं ये भी जानता था तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें कभी सच नहीं बताएंगे, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने तुम्हें कभी सच नहीं बताया। हाँ, और तुम भी घर से यही बोलकर आई कि तुम इंदौर जा रही हो। वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि तुम वापस यहाँ राजघर आई हो। तुम्हारी मौत के बाद अगर कोई फंसेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ परिधि होगी। लव पिंकी और रिंकी की तरफ इशारा करता है। रिंकी और पिंकी पेपर लव के हाथ में थमा देती है। ये लो, इन पर साइन करो। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है लव इन पेपर्स पे साइन करूंगी? बिल्कुल नहीं। तभी वह तांत्रिक अपने बैग में से बोतल निकालता है और कुछ मंत्रोच्चारण करने लगता है, जिसके प्रभाव से मोहिनी देवी की आत्मा बेसुध सी उस बोतल में कैद हो जाती है। ये देख के सीमा बोलती है, लव तुम उन्हें छोड़ दो। तुम जो बोलोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं साइन कर दूंगी। तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए हुए लव कहता है, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। वो तांत्रिक की ओर इशारा करता है। वो ढक्कन लगाकर बोतल अपने हाथ में रखता है। ये लो, इन पेपर्स पर अब साइन करो। सारी जायदाद हमारे नाम कर दो। रिंकी पिंकी सीमा के हाथ खोल देती है। सीमा उन पेपर्स पर साइन कर देती है। साइन होते ही लव सीमा के हाथ से वो पेपर ले लेता है और रिंकी की तरफ इशारा करता है, और वो सीमा को फिर से बांध देती है और एक बंदूक लव के हाथ में थमा देती है। बंदूक थामते ही लव मुस्कुराते हुए सीमा पर निशाना साध देता है। अचानक से बिजली कड़कड़ती है और गोली की आवाज के साथ चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। आवाज इतनी जोर से होती है जिसके कारण सारे पंछी उस भूतिया खंडहर नुमा घर से उड़ जाते हैं। कुछ देर शांति रहने के बाद सीमा धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है। लव पर बंदूक ताने परिधि खड़ी होती है। बहुत हुआ लव, तुम्हें क्या लगा किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। तुम जानते हो कि मैं इसके आगे और क्या कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम सीमा को छोड़ दो, वरना। और लव के पैर की तरफ इशारा करती है। लव के पैर में गोली लगी है और वो छटपटाते हुए गिर जाता है। रिंकी और पिंकी लव की तरफ बढ़ती है। तभी परिधि जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बिल्कुल दूर हटो और अभी इसी वक्त उठो और सीमा को खोलो, वरना यहाँ पर लव की लाश होगी। रिंकी पिंकी फटाक से सीमा को खोल देती है। तभी परिधि तांत्रिक के पास वाली बोतल पर गोली चलाती है, जिससे मोहिनी देवी मुक्त हो जाती है। मुक्त होते ही वो सीमा से कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इन दोनों ने मुझे भड़काया था ताकि मैं गुस्से में आकर तुम्हें मार डालूं। मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। अब नहीं, मैं इन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी माँ, सीमा रोते हुए कहने लगी। मैंने कहा ना सीमा, तुम यहाँ से जाओ। परिधि, तुम सीमा को यहाँ से लेकर जाओ। वो आपस में बात ही कर रहे थे, तभी तांत्रिक कुछ मंत्र बुदबुदाता है। मोहिनी देवी गुस्से से अपनी तस्वीर की तरफ देखती है और वो तस्वीर दीवार से गिर जाती है और कांच के टुकड़े उस तांत्रिक पर गिर जाते हैं, जिससे
वो तांत्रिक वही समाप्त हो जाता है। परिधि सीमा को उस घर से बाहर ले जाती है। घर से बाहर निकलते ही जोरदार धमाका होता है। उस धमाके के साथ पूरा घर देखते ही देखते गिर जाता है। कुछ देर बाद भयानक चीखें आने लगती है और धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है। बदहवास से सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। परिधि सीमा को चुप कराती हुई घर ले जाती है। घर पर भी सभी सीमा और परिधि को सकुशल आया देख बहुत खुश होते हैं। पंडित जी सीमा को देख के समझ जाते हैं, बेटा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तथास्तु। ये कहते हुए सीमा के सर पर हाथ रख देते हैं और पंडित जी घर से बाहर निकल जाते हैं। घर के कुछ सदस्य कुछ पूछते उससे पहले ही परिधि उन्हें चुप रहने का इशारा कर देती है। सीमा परिधि से कहती है, मुझे अब घर चलना चाहिए। सीमा, रात बहुत हो गई है, कल सुबह तुम अपने घर आराम से चली जाओ। सीमा कुछ नहीं कहती, बस अनमने ढंग से परिधि के कमरे में जाकर सो जाती है। सोचते सोचते सीमा की आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता, और जब आंख खुलती है तब किसी और ही दुनिया में रहती है। वो बहुत सुकून भरी जगह है, बिल्कुल शांत। हवाओं में एक अजब सी महक, कोई शोर शराबा नहीं। हर जगह सफेद मन भावन धुआं फैला हुआ है। उस धुएं को चीरती हुई सीमा एक अलग ही जगह पहुंच जाती है। वहां पे बहुत सारी सफेद वस्त्र धारी लोग खड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज है। उन सब को देखते हुए सीमा की नजर वहां पर बैठी औरत पर जाती है। वो इशारों से सीमा को बुला रही थी। उस औरत के पास चली जाते ही सीमा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि सीमा की माँ मोहिनी देवी थी। सीमा खुशी से मारे रो पड़ती है और अपने माँ को गले लगाती है। कुछ देर माँ का स्पर्श महसूस करने के बाद सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ आप यहाँ। सीमा, आज से ये जगह मेरी है और अपनी समयवाधि पूरी होने तक मैं यही रहूंगी। अब मैं मुक्त हूँ और ये जगह जो तुम देख रही हो, मैं अब यहाँ रहूंगी। सीमा खुशी से चहकते हुए बोली, माँ ये जगह तो बड़ी अच्छी है। और अपनी माँ को ध्यान से देखते हुए उसे याद आता है कि किस तरह जब उसने उस घर में अपनी माँ को देखा था, बिल्कुल चुड़ैल की तरह, लेकिन अब माँ का रूप बिल्कुल ही अलग है, सौम्य, सरल, निरागस लग रहा है। और आज मेरी माँ किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। क्या सोच रही हो सीमा? अचानक से मेरे रूप रंग में ये बदलाव कैसे आया? सीमा, आज जो मेरे रूप रंग में बदलाव आया है उसका कारण है तुम्हारे दादाजी। दादाजी? हाँ सीमा, दादाजी। मेरी असमय मौत के कारण मैं बहुत दुखी हुई, क्योंकि मेरी हत्या की गई थी और मैं बदले की आस में इधर उधर भटक रही थी। तभी तुम्हारे दादाजी ने मुझे समझाया था, जो होना था वो हो गया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। भगवान तुम्हें न्याय जरूर दिलाएंगे, उन पर विश्वास करो। मैंने उनकी एक न सुनी और बदले की भावना से इतने साल भटकती रही और अपनी ही आत्मा को कष्ट देती रही। तो फिर आप यहाँ कैसे आई माँ? और उन सबका क्या हुआ? वो सब जिंदा है, उनका न्याय परमेश्वर करेगा। इसीलिए मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से दूर यहाँ एक शांतिपूर्ण समय व्यतीत करने आई हूँ, और अपनी स्वेच्छा से ही मैंने ये माहौल चुना है। यहाँ किसी के भी मन में किसी के लिए कोई बैर, कोई छल कपट नहीं है। ये बात तुम सबका चेहरा देखकर समझ सकती हो। जिस इंसान के मन में पाप नहीं रहता, उस इंसान के चेहरे पर अलग ही आभा रहती है। जब तक मेरा समय नहीं होता तब तक मैं यही रहूंगी, अपनी आत्मा को भले कामों में लगाऊंगी। लेकिन वो घर तो ढेर हो गया ना, और वो आवाज मेरी ही थी, और वो सब वहां से भाग गए। उनका न्याय तो परमात्मा करेगा। अच्छा माँ, भैया, पापा और दादाजी कहाँ है? बेटा, तुम्हारे पापा और भैया की आत्मा मुक्त हो चुकी है। उन्होंने पृथ्वी लोक पर पुनर्जन्म लिया है। तुम्हारे दादाजी भी अकाल मृत्यु काल के गाल में समा गए थे, किंतु उन्होंने भी बदला लेना उचित नहीं समझा, और उनमें अभी भी वही सेवा भाव जागृत है, और उनमें अभी भी सेवा भाव जागरूक है।
इसीलिए वह पितर योनि में सबकी मदद कर रहे हैं। वहाँ समाधि स्थल पर ही मिलेंगे और हमेशा वही रहेंगे। अच्छा माँ, ये कहती हुई सीमा अपने माँ को गले लगाती है। गले लगाते हुए अचानक सीमा अपनी माँ से बिछड़ते हुए बहुत दूर चली जाती है और अचानक ही एक ही झटके के साथ सीमा उड़ जाती है। किंतु आज शांति का भाव लिए वो बहुत खुश है। अच्छा परिधि, अब मैं अपने घर जाती हूँ। सीमा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुमने मेरे लिए इतना किया है, अब और नहीं। परिधि सीमा की तरफ देखते हुए कहती है, सीमा, अब आगे क्या? तुम्हें तो सच्चाई पता चल चुकी है। कुछ देर रुककर सीमा कहती है, जब वो नहीं चाहते कि मुझे सच पता चले तो मैं ये सच उन्हें कभी नहीं बताऊंगी। मैं हमेशा इस सच से अनजान बनी रहूंगी। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है जितना कोई अपनी सगी बेटी को भी नहीं देता, इसीलिए मैं उन्हें सच कभी नहीं बताऊंगी। परिधि से मिलते हुए सीमा अपने घर की ओर निकल जाती है, लेकिन आज सीमा के चेहरे पर कुछ अलग ही सुकून के भाव है और वही भाव लिए हुए वो बूढ़े बाबा की मजाद पर पहुंच जाती है। कुछ देर बैठने के बाद वो बूढ़े बाबा सीमा को दिखाई देते हैं और सीमा को आशीर्वाद देते हुए गायब हो जाते हैं और सीमा अपने घर चली जाती है एक सुकून भरे भाव से।